नमस्कार दोस्तों। गोदी मीडिया अभी से डंका पीट रहा है कि 2024 का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। अब इस पर विपक्ष कहता है कि ये ईवीएम का खेल है। आज के इस वीडियो में हम ईवीएम के पूरे खेल को समझेंगे और मैं गारंटी देती हूं दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ईवीएम के मसले पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला सवाल, ईवीएम बनाता कौन है? ईवीएम को दो सरकारी कंपनियां बनाती हैं। पहली कंपनी है बेंगलुरु में जिसका नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और दूसरी है हैदराबाद में जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो पहले सवाल का जवाब है ईवीएम सरकारी कंपनियों में बनती हैं। दूसरा सवाल है ईवीएम को बनाता कौन है? तो ईवीएम को रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय की सरकारी कंपनियों के जुड़े इंजीनियर्स बनाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है, ईवीएम से क्या छेड़छाड़ की जा सकती है? तो इसका जवाब है ईवीएम की सीयू में एक माइक्रोचिप लगी होती है। इसी चिप में उम्मीदवार का डेटा रहता है। सिर्फ चुनाव आयोग कहता है कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन चुनाव आयोग पर तो खुद बीजेपी के पक्ष में पक्षपात करने के आरोप हैं। चुनाव आयोग की भूमिका खुद संदिग्ध है, तो फिर चुनाव आयोग के जवाब का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दोस्तों, चुनाव आयोग को ईवीएम की संदिग्धता के दायरे से बाहर निकालना है तो 1 महीने के लिए ईवीएम को किसी दल को देकर के चुनौती देनी चाहिए कि आइए भैया इसे हैक करके दिखाइए। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम चुनाव आयोग का पक्ष भी शामिल करेंगे। विदेशों में ईवीएम की क्या हालत है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ईवीएम हैकिंग और छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी चुनाव आयोग ने बनाई थी। इस कमेटी ने मई 2019 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में ईवीएम की हैकिंग या उससे छेड़छाड़ क्यों नहीं हो सकती है, इसके 2 तर्क दिए गए थे। पहला तर्क था, चुनाव आयोग जिस ईवीएम का इस्तेमाल करता है वो स्टैंड अलोन मशीनें होती हैं। उसे ना तो कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है और ना ही इंटरनेट या फिर किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। अब ऐसे में उसे हैक करना नामुमकिन होता है। इसके अलावा ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनियों के इंजीनियर्स बनाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को किसी से भी साझा नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या चुनाव आयोग इतना ईमानदार और इतना निष्पक्ष है कि सोर्स कोड किसी से भी साझा नहीं करता होगा? जबकि चुनाव आयोग का झुकाव हमेशा बीजेपी की तरफ और खास तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ रहता है, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता है। और दोस्तों, 1% चलिए मान लीजिए अगर चुनाव आयोग ये सोर्स कोड लीक भी कर दे, क्या तब हैक हो सकती है ईवीएम? ये चुनाव आयोग नहीं बताता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ये बात सिर्फ चुनाव आयोग ही कहता है और ये बात सिर्फ चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईमानदारी पर ही डिपेंड करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? आप खुद सोचिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे चुनाव आयोग दूसरा तर्क ये देता है दोस्तों कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन्स में 2 यूनिट होती हैं। एक कंट्रोलिंग यूनिट जिसे सीयू कहते हैं और दूसरी बैलेटिंग यूनिट जिसे बीयू कहते हैं। ये 2 अलग अलग यूनिट्स होती हैं और उन्हें चुनावों के दौरान अलग अलग ही बांटा जाता है। अगर किसी भी एक यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो मशीन काम ही नहीं करेगी। इसीलिए कमेटी का कहना था कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना या फिर हैक करने की कोई गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। अब सवाल ये है कि जिसने मशीनें बनाई हैं क्या वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते? क्योंकि मशीन के उपयोग क्या हैं उससे पहले दुरुपयोग की कहानी तो पहले लिख ली जाती है। और ईवीएम तो सत्ता का रास्ता तय करती है भाई। ईवीएम के साथ तो ब्रह्मांड लेवल की साजिशें अंजाम देने की संभावनाएं जन्म ले लेती हैं। दोस्तों, भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को 2 सरकारी कंपनियां बनाती हैं। पहली कंपनी है बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरी है, मैंने पहले ही बताया, हैदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या यहाँ के कर्मचारी, क्या यहाँ के अधिकारी सरकार के लिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते होंगे? अब खुदा ना खास्ता इस कलयुग में अगर यहाँ के इंजीनियर्स कोई डील कर ले तो कौन जानेगा भाई? इसका कोई जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 2017 में एक FAQ जारी किया था। मतलब अक्सर पूछे जाने वाले जो सवाल हैं उसके जवाब जारी किए थे।
इसमें यह बताया था कि ईवीएम पहले राज्य और फिर वहां से जिलों में जाती है। मैन्युफैक्चरर्स को नहीं पता होता है कि कौन सी मशीन कहां जाएगी, इसीलिए नहीं पता होता है कि उम्मीदवार कौन है, इसीलिए छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। अब सोचिए, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है, जिस पार्टी का मैनेजमेंट एक एक वोट पर है, उस पार्टी के आगे क्या आपको चुनाव आयोग का यह बयान बच्चों वाला बयान नहीं लगता है? जब इंडिया गठबंधन की पार्टियों को खुद चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है, तो फिर ईवीएम मशीनों को चुनाव आयोग निष्पक्षता से लगवाएगा, इस पर कोई यकीन कैसे कर सकता है? दोस्तों, चुनाव आयोग कहता है कि इसके अलावा हर ईवीएम पर एक अलग सीरियल नंबर होता है। चुनाव आयोग एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, जिसे पता चलता है कि कौन सी मशीन कहां पर है, तो उसे छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। अब यहां पर दूसरा सवाल उठ जाता है कि अगर चुनाव आयोग मशीनों को ट्रैक कर सकता है, तो फिर ये मशीनें अलोन मशीनें कैसे हुई? सोचिए, ईवीएम की सीयू में एक माइक्रोचिप लगी होती है। इसी चिप में उम्मीदवार का डेटा रहता है। कई बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं दोस्तों कि इस माइक्रोचिप में मैलवेयर के जरिए छेड़छाड़ की जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग इस बात को भी खारिज करता है। चुनाव आयोग के मुताबिक एक वोटर एक बार में ही एक बटन दबा सकता है। अब एक बार बटन दबाने के बाद मशीन बंद हो जाती है और फिर वोटर चाह करके भी दूसरा बटन नहीं दबा सकता, इसीलिए चिप के जरिए कोई छेड़छाड़ करना भी संभव नहीं है। अब ये जवाब कितना बचकाना है, अगर कोई इंजीनियर मेरी इस बात को सुन रहा होगा ना, तो पक्का हंस रहा होगा। दोस्तों, चुनाव आयोग और विपक्ष की बातों से इतना समझ में आता है कि चुनाव आयोग और ईवीएम बनाने वाले वैज्ञानिक और जहां जहां ईवीएम बनती है, उन सरकारी कंपनियों की मदद से ईवीएम में हेरफेर किया जा सकता है। इसमें अगर चुनाव आयोग ईवीएम बनाने वाली सरकारी कंपनी और इंजीनियर्स मिल जाएं, तो कुछ भी हो सकता है। सब कुछ चुनाव आयोग की ईमानदारी पर डिपेंड करता है, और चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो भाई सबको ही मालूम है। अब दोस्तों, भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स जो हैं, ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन मशीन्स होती हैं, जबकि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली मशीन सर्वर से कनेक्ट होती हैं और इसे इंटरनेट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इसे बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हैकिंग के आरोप लगने के बाद अमेरिकी संसद ने $38 करोड़ खर्च कर सर्वर और सिस्टम को सिक्योर किया था। मई 2010 में अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था और यह दावा किया था कि मोबाइल से मैसेज भेज करके भी नतीजों को बदला जा सकता है। दोस्तों, मई 2017 में आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने भी दिल्ली विधानसभा में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने का एक डेमो दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे भी खारिज कर दिया था और यह कहा था कि ये वो ईवीएम नहीं है जिसका इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर के दोस्तों, सब कुछ ईवीएम सिक्योर है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। चुनाव आयोग ईमानदार है, इस पर डिपेंड करता है। और अगर सब कुछ चुनाव आयोग पर ही डिपेंड करता है, तो ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को अब से मोदी जी ही अपनी मर्जी से नियुक्त करेंगे। इसका कानून उन्होंने संसद में पास करा लिया है। अब तो कुल मिलाकर के ईवीएम और चुनाव आयोग की ईमानदारी को देखने के बाद यही लगता है कि जो चुनाव राजा जी हारना चाहते हैं वो हार जाते हैं, और जो जीतना चाहते हैं वो जीत जाते हैं। ईवीएम की निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए हारना इस खेल का हिस्सा बन गया है, ऐसा लगने लगा है। अब ऐसा आरोप विपक्ष लगाता है। दोस्तों, भारत समेत दुनिया के 2 दर्जन देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए ही वोट डाले जाते हैं। इनमें नामीबिया, नेपाल, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पेरू और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, अमेरिका के कुछ राज्यों में वोट रिकॉर्डिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, तो कुछ राज्यों में पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन यूज होती है। ये वही अमेरिका है जहां ईवीएम पहली बार बनी थी। मई 1982 में पहली बार केरल में विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराए गए। उस समय ईवीएम से चुनाव कराने का कानून नहीं था। 1989 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में संशोधन किया गया और ईवीएम से चुनाव कराने की बात जोड़ी गई थी। हालांकि कानून बनने के बाद भी कई सालों तक ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो सका। 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए। 1999 में 45 लोकसभा सीटों पर भी ईवीएम से वोट डाले गए। फरवरी 2000 में भी हरियाणा के चुनावों में भी 45 सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ।
मई 2001 में पहली बार तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर ईवीएम से वोट डाले गए। दोस्तों 2004 के लोकसभा चुनाव में सभी 543 सीटों पर ईवीएम से वोट पड़े। तभी से ही हर चुनाव में सभी सीटों पर ईवीएम से वोट डाले जा रहे हैं। दोस्तों वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के मकसद से वीवीपैट को लाया गया था। ये एक तरह का मशीन है जो ईवीएम से कनेक्ट होता है। वोट डालने के बाद एक पर्ची निकलती है, याद आया ना, जिस पर कैंडिडेट का नाम होता है और वो चुनाव चिन्ह होता है, स्क्वायर शेप की छोटी सी। ये पर्ची 7 सेकंड तक ही दिखाई देती है और उसके बाद वो गिर जाती है। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों ने अर्जी दी है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में 50% ईवीएम और वीवीपैट के वोटों को मैच किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसा किया तो कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। चुनाव आयोग को इस बात की चिंता नहीं है कि निष्पक्षता बनी रहे। चुनाव आयोग ये कहकर के निष्पक्षता को टाल जाता है कि भैया इसमें समय बहुत लगेगा, लॉट्स ऑफ टाइम यू नो। चुनाव लड़ने वाले दल समय देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुनाव आयोग तैयार नहीं है। का काम सिर्फ चुनाव ही कराना तो है। चुनाव करा करके उन्हें सरिया मिल में काम करने के लिए थोड़ी जाना है, या फिर फूफा की बारात में भी नहीं जाना है। फिर भी चुनाव आयोग समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए विपक्ष की बात को मानता ही नहीं है। अब ऐसे आरोप विपक्ष लगाते हैं। जब विपक्ष कोर्ट पहुंच गया तब सुप्रीम कोर्ट ने हर निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम और वीवीपैट डाले गए वोटों को मैच करने का आदेश भी दिया था। इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसे चुनाव आयोग को सौंपा है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मिलने की कोई रुचि नहीं दिखाई है। अब उन्होंने प्रस्ताव में क्या कहा है वो समझिए। इंडिया की पार्टियां दोहराती रही हैं कि ईवीएम की कार्य प्रणाली और पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। हमारा सुझाव यानी इंडिया गठबंधन का सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चों को बॉक्स में गिराने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। अपने द्वारा विकल्प को सत्यापित करने के बाद वे इसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास उनका बहाल हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग इस पर भी सांस नहीं लेता है, बीच का कोई रास्ता नहीं निकालता है। अगर चुनाव आयोग के पास कर्मचारी नहीं है तो फिर राजनीतिक दलों से कर्मचारी बिना वेतन के उधार ले सकता है। लेकिन चुनाव आयोग का ध्यान न देना दाल में कुछ काला होने का संदेह पैदा करवाता है। अभी के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और जैसे कि मैंने गारंटी दी थी कि ईवीएम को लेकर के आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।